हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक इथेन विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज़ हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? तो पहले चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 2 C हैं और C2H6 यानी अल्केन है। N की वैल्यू 2 है, 2 2 4 प्लस 2 6, 2N प्लस 2 है यानी कि क्या है, अल्केन है। यानी C और C के बीच कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3। तो ये पूछा कितने कोवेलेंट, कितने शेयरिंग हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे भी तो शेयरिंग हो रही है ना कार्बन कार्बन के बीच। तो टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए? 7। तो ऑप्शन हो जाएगा 7 कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? 7 कोवेलेंट बॉन्ड। ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। तो ब्यूटेनॉन ONE यानी कीटोन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कीटोन। ऑप्शन सी जो दिया है वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन आउटसाइड इट मीन्स। तो हम बोले थे कुकिंग के समय जो फ्यूल रिलीज होता है वो सैचुरेटेड होता है। ब्लैक इस वजह से हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कैसा बर्निंग हो रहा होता है? इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है। कैसा कंबशन हो रहा है? इनकम्प्लीट। यानी ऑप्शन जो बी है, द फ्यूल इज नॉट बर्न कंप्लीटली। ऑप्शन बी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। CH3Cl का हमें बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाना है। तो C के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4, H के पास 1, कितने H है? 3, और Cl के पास 7। अब हमें पता है ये हाइड्रोजन क्या करेगा? एक शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन एक शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन एक शेयर करेगा, और क्लोरीन के पास 7 है तो ये भी तो एक शेयर करके अपना 8 पूरा कर लेगा। इन सब के डुप्लेट पूरा हो जा रहा है और इसका क्या पूरा हो गया? ऑक्टेट हो गया, नहीं हो गया? अब कार्बन जितना दिया है उतना ही लेगा भी। तो कार्बन 21 हाइड्रोजन के दिया तो एक इससे लेगा, 21 हाइड्रोजन से लेगा, एक इस क्लोरीन से लेगा और एक इस हाइड्रोजन से। तो टोटल कितने हो जाएंगे कार्बन के? 8। तो इसका भी क्या पूरा हो जाएगा? ऑक्टेट। क्लियर है? आप लोग का समझ में सब हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट पूरा हो जाएगा, क्लोरीन का ऑक्टेट, और कार्बन का भी क्या पूरा हो जाएगा? ऑक्टेट। और यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 4। तो हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत आसान है बनाना। पहला हमें बनाना है इथेनोइक एसिड का। पहला किसका बनाना है? इथेनोइक एसिड। तो हमने क्या बोला था, जब भी हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो पहले क्या बना ले? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इथ यानी कितने कार्बन? 2। ओइक एसिड यानी COOH, और बाकी की जगह क्या लगा देना? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3। इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन के पास 4, इस कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ करना है, एक इस ऑक्सीजन के साथ करना है, एक इस कार्बन के साथ करना है, और O का एक इस कार्बन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ, यही करना है। तो चलिए यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे O 6, हाइड्रोजन अपना एक ले लिया, ये हाइड्रोजन एक ले लिया, ये हाइड्रोजन एक ले लिया, ऑक्सीजन 2 ले लेगा, ये ऑक्सीजन एक इससे ले लेगा, 6 N ऑक्सीजन के पास, तो एक कार्बन से लेगा और एक किससे लेगा? हाइड्रोजन से। तो एक हाइड्रोजन का ले लिया। हाइड्रोजन की बारी आएगी तो एक इस ऑक्सीजन से ले रहा है। अब इस कार्बन की देखते हैं। तो कार्बन 3 को दिया है तो एक एक इनसे ले लेगा और एक किससे लेगा? इस वाले कार्बन से। अब इस कार्बन की बारी आएगी तो इसको दिया था तो एक इससे लेगा, 2 इसको दिया है तो 2 उसको देगा, उससे लेगा, और एक इस वाले ऑक्सीजन को दिया था तो एक उससे लेगा। तो देखिए ये क्या बन जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है H2S का। किसका है? H2S। तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6 आता है ना आप लोग को। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। तो K में आ जाएंगे 2, L में हो जाएंगे 8 और
M में आ जाएंगे 6। तो वैलेंस सेल में कितने हो जाए 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास कितने हैं 1, इस हाइड्रोजन के पास भी 1, ये इससे 1 ले लेगा, 1 इससे ले लेगा। सल्फर की बारी आएगी तो 1 दिया था इस हाइड्रोजन को और 1 इस हाइड्रोजन को, तो दोनों से 1 ले लेगा। नेक्स्ट है आपका प्रोपनॉन। प्रोपनॉन है ना, हाँ प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन है यानी कि कितने कार्बन, प्रोप यानी कि 3 कार्बन, ओन यानी कीटोन यानी बीच में क्या आ जाएगा O, बाकी जगह क्या लगा देना है H लगा देना है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बारी आएगी तो हम लोग क्या करेंगे 3 कार्बन बना लेंगे। चलिए 3 कार्बन बन गया। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ है, ये कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ है, 1 इस कार्बन के साथ, 1 इस कार्बन के साथ है, और इस कार्बन 1 इसके साथ होगा और 3 हाइड्रोजन के साथ है। तो हाइड्रोजन की बारी आएगी तो हाइड्रोजन 1 ले लिया, यहाँ वाला हाइड्रोजन 1 ले लेगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा वो भी ले लेगा अपना। अब इस कार्बन की बारी आएगी तो 1 इसको दिया था कि उससे लेगा, 1 इस हाइड्रोजन से लेगा और 1 इस हाइड्रोजन से, और 1 किससे लेना है इसको इस कार्बन से। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास 6 है, तो 2 किससे ले रहा है वो इस कार्बन से ले रहा है। तो इस कार्बन की बारी आएगी तो 2 ऑक्सीजन को दिया था, 1 इस कार्बन को दिया था और 1 किससे लेगा इस कार्बन से। यहाँ पे बारी आएगी तो 1 हाइड्रोजन से लेगा, ये इस हाइड्रोजन से 1 ले लेगा और ये हाइड्रोजन 1 इससे ले लेगा। जब इसकी बारी आएगी तो इस हाइड्रोजन को 1 दिया था, 1 इसको दिया था, 1 इसको दिया था और 1 इस वाले कार्बन को दिया था। तो ये आपका हो जाएगा प्रोपनॉन। और एक और है F2। तो F2 का बनाना होगा तो हमें पता है F क्या होता है 9, यानी K में कितना है 2 और L में कितना है 7, यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। 2 F हैं तो दोनों के पास कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन से इससे शेयर करेगा तो 8 हो जाएगा और ये भी 1 इससे शेयर कर लेगा तो 8 हो जाएगा। तो FF के बीच क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्लियर है। पहले हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब अकेला ये मॉलिक्यूल्स है तो इसमें तो हम लोग डायरेक्ट इसका देख लेंगे वैलेंस सेल में कितने हैं और जितना कम होगा उतना आपस में वो लोग क्या कर लेंगे शेयर कर लेंगे। ये बात हम लोग ऑलरेडी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब में डिस्कस कर लिए थे हम लोग। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है आपके थ्योरेटिकल पार्ट में। अगर सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में CH2 यूनिट का अंतर हो, कितना CH2। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे अल्केन ग्रुप की बात करें तो अल्केन के ग्रुप में पहला मेंबर है CH4 और अगला मेंबर है C2H6। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है CH2 का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 6 था। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा CH2। तो अंतर CH2 का है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपस में होमोलोगस सीरीज। क्या कहलाएंगे होमोलोगस सीरीज। तो सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप डिफर बाय CH2 यूनिट। नेक्स्ट है हाउ इज इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट था, इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन था और इथेनोइक एसिड का कितना था, इथेनोइक एसिड का था 290 केल्विन। पहला डिफरेंस आ गया। ये लिक्विड स्टेट में और विंटर के समय वो सॉलिड स्टेट में। इसको अल्कोहल के नाम से जानते थे और इसको किस नाम से जानते थे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्लियर है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखना है इनका। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का जो डिफरेंशिएशन था, तो इथेनोइक एसिड जो था CH3COOH वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता था। रिएक्ट करके क्या बनाता था CH3COONA मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। लेकिन अगर यही इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल CH3CH2OH वो Na2CO3 के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता था। तो अंतर क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हो गया कि इथेनोइक एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और इथेनॉल मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर है। आ रहा समझ में आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 वाई डू मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। तो सोप वाटर में ऐड करने पे मिसल फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि सोप में हमारे पास कितने एंड होते थे 2 एंड। एक होता था हाइड्रोफिलिक और एक होता था हाइड्रोफोबिक। तो जैसे ही ऐड करते थे तो हाइड्रोफोबिक एंड डर्ट को चारों तरफ से घेर लेता था और मिसल का फॉर्मेशन
कर देता था, हाइड्रोफिलिक एंड किसको, वाटर को ट्रैक कर लेता था, तो यहाँ पे मिसल का फॉर्मेशन होता था। नेक्स्ट है इसी का अलग पार्ट, क्या सच इथेनॉल जैसे सॉल्वेंट में क्या ये मिसल का फॉर्मेशन होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइड्रोलॉबिंग है, वाटर लॉबिंग है ये, इसलिए वो वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ये किसके साथ करेंगे? वाटर के साथ करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। फ्यूल की तरह क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक रिएक्शन पढ़े थे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था, ये हमारा क्वेश्चन 9 है कि फ्यूल की तरह क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम लोग एक रिएक्शन पढ़े थे, कौन सा रिएक्शन? कंबशन रिएक्शन। क्या था कंबशन रिएक्शन? कि कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करके CO2 H2 और साथ ही साथ हीट और लाइट हमें देते हैं। तो हीट और लाइट यहाँ रिलीज होता है, इस वजह से ये अच्छे फ्यूल माने जाते हैं, इसलिए हम लोग फ्यूल की तरह इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। तो हार्ड वाटर को जब सोप के साथ ट्रीट करेंगे तो स्कम का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में हमें पता है क्या होता है, हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम पॉजिटिवली चार्ज, और सोप में भी कौन सा प्रेजेंट होता है? सोडियम या पोटेशियम, वो भी पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे सच मतलब सोल्युबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? स्कम का। इस बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। क्या हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, आयंस होते हैं, और किसका आयंस होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के आयंस होते हैं किसमें? सोप में। तो जब सोप को अगर हार्ड वाटर में यूज़ करते हैं तो सोडियम और पोटेशियम के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या होता है? कोई बॉन्ड नहीं फॉर्मेशन होता है, यानी सोल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? स्कम का। और इस दौरान कोई भी डर्ट और ऑयल पार्टिकल्स को हम लोग रिमूव नहीं कर पाते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? What changes will you observe if you test soap with litmus paper? तो सोप को अगर लिटमस पेपर के साथ टेस्ट कीजिएगा तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा और ब्लू लिटमस में नो चेंज आएगा। इसका मतलब क्या निकल के आया? कि जो सोप है वो क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर। ऑलरेडी हम लोग बेस के बारे में पढ़े थे, सोपी इन टच, वहाँ पे भी बताया गया था कि बेस कैसा होते हैं, सोप कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कि व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? तो हाइड्रोजनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ निकल PDPT कैटलिस्ट। यानी कि C डबल बॉन्ड C में हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, किसके प्रेजेंस में? NiPDPT कि क्या बन जाए? सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड बन जाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। क्लियर है। तो अनसैचुरेटेड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन निकल PDPT कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? सैचुरेटेड में। ठीक है। इसका और क्वेश्चन है कि व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये है कि वेजिटेबल ऑयल को एनिमल फैट ऑयल में कन्वर्ट करने का काम करता है। वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड होता है, वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? अनसैचुरेटेड, और एनिमल ऑयल क्या होता है? सैचुरेटेड। तो वेजिटेबल ऑयल को एनिमल ऑयल में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो अभी जस्ट बात की हम लोग, एडिशन रिएक्शन किस में होता है? अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होगा तो पहला है इथेन, तो इथेन में नहीं होगा। C2H6 में नहीं होगा। C3H8 नहीं होगा, यह भी अल्केन है। C3H6 जी हाँ ये अल्कीन है, इसमें हो जाएगा। C2H2 यह भी अल्काइन है, यह भी अनसैचुरेटेड है, इसमें हो जाएगा। CH4 में नहीं होगा। क्लियर है। कोई दिक्कत आया समझ में आप लोग को? अनसैचुरेटेड किस कौन कौन से हैं? ये और ये, तो इन दोनों में होगा और इन बाकी तीनों में नहीं होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट है। कितने टेस्ट हैं? दो। पहला कंबशन रिएक्शन के बेसिस पे। कंबशन पे कैसे? तो कंबशन रिएक्शन सैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्लीन स्मोक रिलीज करता था। कैसा स्मोक होता था यहाँ पर रिलीज? क्लीन। और यहाँ पे ब्लैक स्मोक।
यहाँ पे कैसा स्मोक रिलीज होता है, ब्लैक। दूसरा यहाँ पे ब्लू फ्लेम रिलीज होता था और यहाँ पे येलो फ्लेम। एक और क्या है, तो एडिशन रिएक्शन के बेसिस पे इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होता है और इसमें एडिशन रिएक्शन होता है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को जब डिफरेंशिएट करना होगा तो कंबसन करा लेंगे या एडिशन करा लेंगे। क्लियर है। और आखिरी क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ऑलरेडी ये बात मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। अभी जस्ट बताया भी कि सोप में कितने एंड होते हैं, 2 एंड होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। क्लियर है। ये Na+ वाला है। तो हाइड्रोफिलिक यानी हाइड्रो यानी वाटर, फिलिक यानी लव। हाइड्रोजन मतलब वाटर से जो प्यार करता है, जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जब कोई भी चीज़ में ऑयल या डर्ट पार्टिकल्स होता है तो हाइड्रोफोबिक जो एंड है, जो पानी से दूर भागेगा, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ऑयल की तरफ। तो ये चारों तरफ से ऑयल को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है रेडियल स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर का हम लोग क्या बोलते थे, मिसल्स। तो अब ये जो मिसल्स बनता है वो क्या होता है, सोलबल होता है। किसमें, वाटर में। और वाटर में ये सोलबल हो जाता है तो अब इसके ऊपर पानी हम लोग फेंकते हैं तो पानी को ये लेकर के निकल जाता है पानी के साथ, और हमारा ऑयल और डर्ट हमारे कपड़े से ये जहाँ भी होगा वहाँ से ये क्या हो जाता है, निकल जाता है, और हमारा जो भी चीज़ है वो क्लीन हो जाता है। तो सोप का क्लीनिंग एक्शन क्या है कि हाइड्रोफिलिक एंड जो होते हैं वो वाटर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और हाइड्रोफोबिक एंड जो होते हैं वो ऑयल और डर्ट को चारों तरफ से घेरते हैं। रेडियल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग मिसल बोलते हैं। अब ये जो मिसल का फॉर्मेशन होता है वो पानी में सोलबल होता है और पानी के साथ वो निकल के चला जाता है जब उसके ऊपर पानी फेंका जाता है। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था ये। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।